नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देखें डिफेंस डिबेट, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। बात डिफेंस डिबेट में हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र के हर उस महत्वपूर्ण खबर की, समझने का प्रयास करेंगे किन दो राष्ट्रों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं और किन दो राष्ट्रों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और हर खबर पर विस्तार से अपना नजरिया और विश्लेषण पेश करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर भारत सरकार ने चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर जवानों की जो तैनाती है उसको बढ़ाई गई है। सूत्रों की मिली हवा जानकारी के अनुसार 10,000 भारतीय सैनिकों की तैनाती यहां पर बढ़ाई गई है। 2020 में झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। बड़ी खबर, भारत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को बढ़ाएगा। जानकारी मिल रही है कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गतिरोध के बाद बीजिंग के साथ संबंधों में आई खटास के बाद भारत सरकार ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए 10,000 सैनिकों की एक मजबूत टुकड़ी को मुक्त कर दिया है, जो पहले अपनी पश्चिमी सीमा पर तैनात थे। तो बड़ी खबर भारत चीन सीमा से जुड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर भारत सरकार ने भारतीय सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है और 10,000 भारतीय सैनिकों की तैनाती अब बढ़ाई जाएगी, चाहे गलवान हो बढ़ा दी है। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से करूंगा। खबर निकलकर सामने आई है जहां पर भारत ने अपनी आंतरिक और सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चीन सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है। इस खबर को ओवरऑल किस तरह से आप देखते हैं? कि भारत अपनी सुरक्षा में कोई भी खतरा भविष्य में मोल नहीं लेगा। जिस तरह से चीन ने जून 2020 में गलवान घाटी में घुसकर भारत के पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की थी, वैसा मौका अब भारत कभी भी चीन को नहीं देगा। हमारी फौजें जो तैनात हैं वो बहुत ही अलर्ट मोड पर हैं तब से। अब ये समझना पड़ेगा कि गलवान के बाद भारत ने अक्साई चीन में 50,000 भारतीय सेना को डिप्लॉय कर दिया था। अब जो डिप्लॉयमेंट का पैटर्न भारत सरकार ने इंगित किया है, इसके तहत किया क्या गया है कि हमारी कुछ फॉर्मेशंस जो कि मध्य भारत में थी, मथुरा में या मध्य प्रदेश में, जो कि पश्चिम की तरफ देख रही थी, अब
जरूरत पड़ने पर तुरंत उनको उत्तर में चीन की सीमा के साथ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक रैपिड डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत कोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो फौजें हैं, फॉर्मेशन है, वो हमेशा सेमी प्रिपेयर्ड और अलर्ट स्टेट में रहेंगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत उनको कश्मीर में, अक्साई चीन में एलएसी पर तैनात कर सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन एलएसी पर अभी भी, चाहे आप डीबीओ की बात करें, चाहे आप डेप्सांग प्लेन की बात करें, चाहे आप ब्लैक टॉप की बात करें या पैंगोंग सौ के उत्तरी और दक्षिणी छोर की बात करें, सिचुएशन अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो हम नहीं चाहते कि चीन को कभी भी भविष्य में ऐसा मौका दे कि वो अगेन दोबारा से एक दिन रात को चुपचाप भारत के सीमा में प्रविष्ट करने की नाजायज कोशिश करे। जी ठीक है। राजन कोचर सर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि चीन अपनी विस्तारवादी सोच से के उदाहरण समय समय पर देता रहता है, लेकिन पेंगोंग का पूरा इलाका हो या गलवान का पूरा इलाका हो, और अब भारत सरकार की ये तैनाती किस तरफ इशारा कर रही है? शायद राजन कोचर सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप जवाब दे सकते हैं। जी हाँ जी, हकीकत में ये जो कुछ डिसीजन हो रहा है, ये हमारे जो उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी हैं और जो स्टैटिक वहाँ इवेल्युएशन होता है संकट के समय, आपातकाल की स्थिति में अगर अचानक इस तरह की झड़प हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी कितने जवानों को कहाँ पहुंचा सकते हैं, कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। ना केवल जवानों को पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, उनके साथ जो हथियार हैं और रेगुलर मेडिकल टीम है और आपकी इंजीनियरिंग कॉर्प है, ये सब का पूरा इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया जाता है। क्योंकि अब आगे आने वाला जो समय है, एक्टिविटी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, चीनी सेना की एक्टिविटी बढ़ेगी और हम कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते। और यही एक कारण है कि अब आप ये मानकर चलिएगा कि हमारा देश कितना सक्षम है, कितना मजबूत है, ये इसका डिफेंस के हिसाब से ये चीन के अकाओं को अच्छी तरह पता लग जाएगा। क्योंकि आज हमारे पास जितने आधुनिकतम हथियार हमने दोनों सीमाओं पर तैनात कर रखे हैं, नौसेना में भी तैनात कर रखे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारत की अब दृष्टि की ओर कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता है। सीमाओं पर किसी तरह की भी हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये कि अभी ये क्यों किया है? अभी आप राजस्थान में देखिएगा, हमारी सेनाएं जो मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, उसमें हम सब आधुनिकतम हथियारों का डिस्प्ले कर रहे हैं। ये बहुत रूटीन है, जरूरी है। लेकिन यहाँ चीन के मामले में इसलिए आवश्यक है कि चीन की हरकतें इस समय जो चल रही हैं वो शंकास्पद हैं। उनको देखते हुए हमको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि 2 घंटे के भीतर हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। कुणाल जी। जी ठीक है। राजन कोचर सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई। लेकिन मेजर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, अगर क्योंकि हम देखें चाहे मई 2020 हो जब पूरा पेंगोंग का मामला निकलकर सामने आया है, या फिर जून 2020 की हम बात कर लें जब गलवान का पूरा मामला निकलकर सामने आया है, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और मौजूदा वक्त में जो चीन की नीतियां, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो चाहे चीन के अंदर हो, तो लिहाजा भारत को हमेशा से अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा, वो भी तब जब इलेक्शन इज ऑन द एज है। और एंटायर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है जून तक, जब तक कि इलेक्शन होकर नया सरकार नहीं बन जाता, तब तक हमारे टॉप पॉलिटिकल ब्रास जो है और हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी ही इलेक्शन मोड में रहेगी। दूसरी चीज ये है कि अब हाई एल्टीट्यूड में जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आएगा,
जो ऊपरी दर्रे हैं वहां पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अप्रैल महीने तक, मई के महीने तक फिर से चीन की जो सेना है वो अपनी जो फॉरवर्ड पेट्रोलिंग है उनको इंडिया की तरफ लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पर भेजती रहती है। ऐसी गुस्ताखी उन्होंने पिछले कई सालों में की थी। 2020 में इसका रिपरकशन ये हुआ कि गलवान की घाटी में उभय पक्ष की फौजियों के बीच में झड़प हो गई। अब बात यह कि इंडियन फौजों ने इसके लिए 3 तरीके निकाले हैं। एक तो हमारी जो फौज है, लेह में हमारा कोर हेडक्वार्टर है, उन्होंने अपनी जो डिविजन्स हैं, ब्रिगेड्स हैं, उनको फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय कर दिया है। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स को अब हम हमेशा एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस में रख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन्स हैं, हमारे फाइटर विमान हैं, बॉम्बर्स हैं, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जरूरत पड़ने पर इंडियन एयरफोर्स जो है महज 2 घंटे के अंदर ही अपनी एयर डिफेंस मिशंस को अलर्ट कर उनको तिब्बत के ऊपर भेज सकती है। एक और चीज बता दूं कि अगर जरूरत पड़ी तो महज 4 घंटे के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स हमारे जो ग्राउंड अटैक विमान हैं या जो हमारे बॉम्बर विमान हैं, और जरूरत पड़ने पर उनको हथियारों से बम, गोला, रॉकेट से लैस करके तिब्बत के अंदर भेज सकती है हमले के लिए। लेकिन हम एक शांति प्रिय देश हैं, हम चीन को डराना नहीं चाहते। हमारा मकसद सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बार बार किया है कि भारतीय फौजों की ये जो एडवांस डिप्लॉयमेंट है या जो हमने जो अपनी फौजों को थोड़ा हायर स्टेट ऑफ अलर्टनेस में रखा है, इसका एक ही मकसद है, हम चीन पर हमला कभी नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि अगर चीन ने फिर से भारत की तरफ देखने की गुस्ताखी की तो हम हमारे डिफेंस में, हमारी रक्षा के लिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की कैपेबिलिटी जो है वो विकसित करना चाहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। राजन कोचर सर, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया जब ये खबर निकलकर सामने आई कि चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, जितना भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला इलाका है वहां पर भारतीय सेना की तरफ से पहली 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का वहां पर डिप्लॉयमेंट, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, 10,000 नहीं है, वहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट क्लोज टू 1 लाख ट्रूप्स की है, और जो फॉरवर्ड लाइन में है हमारी 50,000 ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड है और 4 विंटर्स हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि इस ऑल्टीट्यूड में, इस टेम्परेचर में और इस डिफिकल्ट टेरेन में 4 विंटर्स, 3 साल से ऊपर हो चुका है और 4 विंटर्स हमारी फौज वहां पे रही है और कायम है। और जितनी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं, जो हम एडवांटेज में है जिन एरियाज में, वहां पे हमने अपनी परमानेंट डिफेंसेस लगा रखी और साथ साथ हमने हमारे जो सर्वेलेंस है, हम जिसको ISR कैपेबिलिटी बोलते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ये कैपेबिलिटी फुल्ली एक्सप्लॉइट की गई है और इसमें मुझे कोई झिझक नहीं आपको बताने में कि यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा हमको सपोर्ट मिला है। हमारी एक कॉमकॉसा एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसे सैटेलाइट सर्वेलेंस और हमको एक मिनट टू मिनट की रिपोर्ट मिलती है। आज वहां पे ऐसी सिचुएशन है, अगर चीन कोई भी हरकत अपना करता है, उसकी इंफॉर्मेशन भारतीय फौज को मिलेगी और इसको एयरफोर्स के साथ हमारा बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन है वहां पे। और अगर हमको एयरफोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हमारे फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल मिनटों में किया जा सकता है और वो एक स्टेट ऑफ रेडीनेस बोलते हैं जिसको, वो हमेशा उस स्टेट ऑफ रेडीनेस पे रहते हैं। अभी आपने दूसरी चीज आपने देखी कि 21 कोर कमांडर्स की टॉक हो चुकी है, फिर भी
हमने कोई ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू हमने हासिल नहीं किया है। और हमारे हमारे वल्नरेबल एरियाज है, दिप्सांग और डेमचौक। ये दो एरियाज में चाइना की डोमिनेंस है और चाइना एक डिस्प्यूटेड एरिया में बैठा हुआ है और हमारी ये कोशिश ये है कि इसको वापस भेजना। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की डिसीजन ये है कि वहां पे कोई भी ट्रुप्स की कटौती नहीं की जाएगी और वहां पे हम फिजिकली, ये मैं आपको बता दूं, 1999 में जब कारगिल हुआ था, वहां पे हमने एक गलती हमने की थी कि हमने अपना विंटर पोस्चर, हम जिसको बोलते हैं, हम उसमें अपने ट्रुप्स को विड्रॉ कर देते थे। बट यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में विंटर पोस्चर में भी, और मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आपके जवान आपके बॉर्डर पे तैनात है और 24/7 वहां पे है, डिप्लॉयड है और देश की रक्षा कर रहे हैं। और जितना भी आधुनिक टेक्नोलॉजी हम जिसकी बात करते हैं आज, वो उन सबका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से भारतीय सेना की जो मजबूती है, जो चौकसी है, उसको 7वें आसमान पर ले जाया जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण की बात सामने आई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें डिफेंस स्पेशल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डिफेंस स्पेशल, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और डिफेंस स्पेशल में रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी खबर, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट निर्माण को मंजूरी मिली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने यह बड़ा फैसला लिया है। 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को इस कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दी है और इस निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की निवेश को भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम रक्षा मंत्रालय का, जहां पर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट निर्माण को मंजूरी मिली है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ये फैसला है। 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को मंजूरी दी गई है और इसके निर्माण में कुल 15,000 करोड़ का निवेश आएगा। तो एक एक करके आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल रखने जा रहे हैं, जहां पर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स अब भारत बनाएगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी का यह फैसला है। 15,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। 5 प्रोटोटाइप विमान भी बनाए जाएंगे और 2026 तक ये सभी विमान बनकर तैयार होंगे। तो ये 6 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा करती हुई, जहां पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट निर्माण को मंजूरी दी गई है। दूसरी बड़ी जानकारी, जहां पर स्वदेशी AMCA की ताकत को आप देखिए, GE 414 के 2 इंजन इसमें होंगे, स्पीड 414 के 2 इंजन होंगे। स्पीड की अगर बात की जाए 2663 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेंज 3240 किलोमीटर है। उड़ान की अगर बात की जाए तो 65,000 फीट की ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा फ्यूल टैंक इसमें 6,500 किलोग्राम का होगा। लंबाई इसकी कुल 57.9 फीट है और ऊंचाई 14.9 फीट, जबकि विंग स्पैन 36.6 फीट का बताया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट निर्माण को सुरक्षा कमेटी ने जो मंजूरी दी है, किस तरह से इसे देखते हैं आप?
इम्पोर्टेंट खबर है। ये दर्शाता है कि हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस चीज का संज्ञान लिया है कि भविष्य में जब भी कोई युद्ध होगा उसमें भारत की जो एयरफोर्स है उसको दुश्मन के आसमान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल करना पड़ेगा। ये गौरतलब बात है कि भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स फॉरवर्ड बेसिस में डिप्लॉय कर रही है। बहुत जल्दी ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A भी रोल आउट होने वाला है और उसे भी डिप्लॉय किया जाएगा। इसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स की दरकार है वो है एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। दर्शकों को मैं बता देता हूं कि मोटा मोटा जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो दुश्मन के रेडार के पकड़ में नहीं आता है, चाहे दुश्मन का ग्राउंड बेस्ड रेडार हो या उनका हवा से हवा में देखने वाला रेडार हो। तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत दरकार है। क्यों, मैं बताना चाहता हूँ। चीन जो हमारा एक अच्छा मजबूत पड़ोसी देश है, उसने पहले से ही J-20 नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार चीन ने अभी तक करीबन 200 J-20 बना लिए हैं। जब गलवान में चीन के साथ हमारी टेंशन हुई तो चीन ने अपने 4 J-20 विमान को खोतान में डिप्लॉय कर दिया था और आंकलन ये था कि अगर वाकई युद्ध होता है तो चीन शायद करीबन एक स्क्वाड्रन यानी 16 या 18 J-20 विमान को खोतान में डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा था। तो अगर ऐसा होता है तो इंडियन एयरफोर्स को भी एक मैचिंग विमान चाहिए। हमारा जो एग्जिस्टिंग एयर फ्लीट है, चाहे वो मिराज 2000 हो, सुखाई 30 हो या रफाल हो, वो काफी अच्छे हैं और हम इससे J-20 का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन भविष्य में हमें एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान चाहिए। जहां तक इस AMC की बात है, गौरतलब बात यह कि सबसे बड़ी अड़चन इसमें यह रहेगी, दर्शक ओपन सोर्स है, कि हम कब अमेरिका के साथ जो उनका GE F414 इंजन है उसके लिए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। क्योंकि GE F414 के 2 इंजन इस स्टेल्थ विमान में लगेंगे और भारत में ही उनका भविष्य में मैन्युफैक्चर करने का प्लान है। तो कुणाल जी, ये एक अच्छी छलांग मारी गई है। अगर सच्ची में ही 5 प्रोटोटाइप बन जाते हैं 2026 तक, तो ये भारत के लिए, हमारी DRDO के लिए, ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूं कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि थोड़ा समय और लग जाएगा। एक और चीज है कुणाल जी, जब प्रोटोटाइप बनता है तो ये गौरतलब बात है, प्रोटोटाइप सिर्फ हवा में टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। प्रोटोटाइप में कोई हथियार नहीं होते हैं। प्रोटोटाइप में हवा से जमीन पर फायर करने के लिए या हवा से हवा में फायर करने के लिए कोई हथियार नहीं होते हैं। उसमें हमें थोड़ा समय लग जाएगा। नॉर्मली प्रोटोटाइप जब उड़ जाएगा 2026 में, तो उसके बाद कम से कम 5, 6, 7 साल लग जाते हैं इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस में, जिसका मतलब है कि उसमें बेसिक वेपन सिस्टम फिट हो जाते हैं। लेकिन जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस होती है, LAC के मद्देनजर मैं आपको बताता हूं, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस होने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। यानी शायद AMCA का फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद डिप्लॉयमेंट होते होते 2035-36 या थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। जी कुणाल जी। ठीक है, मेजर जनरल राजन कोचर सर, किस तरह से इस खबर को आप देखते हैं, जहां पर 5 प्रोटोटाइप बनाने की बात सामने आई है, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 2026 तक की डेडलाइन भी सामने आई है इसको लेकर? जी, आई थिंक देर आए दुरुस्त आए वाली बात यहाँ पे मैं बोलूंगा, क्योंकि जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बताया, ये 10 साल की पीरियड भी मुझे एक सोचना पड़ेगा इसको, बिकॉज 10 साल में भी शायद ये चीज ना हो, कुछ और टाइम लग जाए। बिकॉज हमने जितने भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, हमने जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है डिजाइन और डेवलपमेंट से लेके उसको मैन्युफैक्चर करना और उसको फुल्ली वेपनाइज प्लेटफॉर्म बनाना,
तो ये तकरीबन 13-14 साल लग जाते हैं इस चीज को। और जब तक हमारे पास ये स्टेल्थ फाइटर जिसको हम 5th जनरेशन बोल रहे हैं, तो शायद चाइना उस टाइम पे 7th जनरेशन पे पहुंच जाएगा, तो हम हमेशा कैचिंग अप करेंगे। और ये बात क्लियर है कि जब हमारा जो मेन एडवर्सरी, हम पाकिस्तान की बात यहाँ पे नहीं करते हैं बिकॉज पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमता है वो हमसे कई गुना कम है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और नंबर्स के हिसाब से भी। पर अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने ऑलरेडी अपना जो स्टेल्थ फाइटर है वो 3-4 साल पहले ही जो 5th जनरेशन है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है चाइना के पास। और इसीलिए हमको राफेल के लिए हमको इसको जाना पड़ा, क्योंकि राफेल भी एक स्टेल्थ फाइटर है। वो चाइना के जितने भी आज J-20 ले लीजिए या उसके सीरीज के एयरक्राफ्ट ले लीजिए, वो उसका मुकाबला आराम से कर सकता है। बट क्वेश्चन है नंबर्स का, और इसीलिए इसकी हमको MCA जो प्रोजेक्ट, आपकी जानकारी के लिए 2010 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट, और आज 2024 में हम हैं। 14 साल में हम इस स्थिति में आए हैं कि इसके 15,000 करोड़ आज सैंक्शन हुए। 14 साल हमको लगे हैं इस जर्नी में यहां पहुंचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट वहां पे रही होगी उसने किस टाइप की प्रायोरिटी दी होगी इस प्रोजेक्ट को। दूसरा, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी का भी एक इशू था, और तीसरा ये जो एग्रीमेंट्स हमने की अभी, 414 इंजन हमारे पास आएगा अमेरिका से, और फ्रांस के साथ भी बातचीत चल रही है इंजन के लिए। तो आई थिंक एक ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे डिफेंस के लिए। और हमको हर एक बार अपने आप को चाइना से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना इस जर्नी में हमसे बहुत पहले इसको निकल चुका है। इसीलिए हमको हमारी अपनी क्षमता को हमको देखना। देखिए आज चाइना का जो बजट सैंक्शन हुआ है वो आप देखेंगे, उनका जो डिफेंस बजट है वो 7 गुना है भारत के डिफेंस बजट के लिए। तो हम उसके साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना की जो कंटिजेंसी है वो ताइवान में भी है, उसकी साउथ चाइना सी में भी वो जो उसकी अपनी फौज है, और 5 ट्रेनिंग कमांड है चाइना में, और उसका एक ट्रेनिंग कमांड ही इसको भारत के सामने अपना खड़ा हुआ है। तो हम हर एक चीज को एक बैलेंस करने के लिए हम चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हमको ऐसी काबिलियत, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी भी सुरक्षा के दायरे को मजबूत करना होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अगर हम 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की हम बात करते हैं तो इसका निर्माण वक्त की नजाकत कितनी जरूरी है, और इसके तैयार होने के बाद हम किस स्टैंड पर जाकर खड़े होंगे? बहुत सीधी सी बात है। 5th जनरेशन का मतलब है कि इतना एडवांस है वो, ध्वनि की गति से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से जाता है। 65,000 किलोमीटर 65,000 तक ऊपर चला जाता है। इससे ये अंदाज लगता है इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। और इसको जो स्टील्थ कहते हैं, ये अदृश्य होने वाला जिसको कहा जाता है, रडार की किसी भी गैसी से इसको नहीं पकड़ पाते हैं। उसका कारण ये कार्बन फाइबर की इसकी बॉडी है, और इसकी जो दूसरे पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके के लेटेस्ट हैं। अब रहा सवाल ये अभी तक क्यों नहीं पैदा हुआ, इसको क्यों नहीं बनाया, ये सब बातें तो अलग हैं। लेकिन आज की तारीख में मुझे विश्वास है, जैसा हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके बनने में बहुत समय लग जाएगा, पर यहाँ मुझे एक चीज याद है, इसरो में भी इस बात की अपेक्षा थी चंद्रमा पर आदमी कब पहुंचेगा, चंद्रमा अपना स्पेसक्राफ्ट कब धरती के तरफ अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर घूमेगा। लेकिन वो दिन जल्दी ही आने वाले हैं। ये मोदी है तो सब कुछ संभव है, ये वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हो चुका है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस समय सीमा के भीतर हम इसको एम्प्लॉय करने वाले हैं, इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब नीति एकदम अलग हो चुकी है।
अभी तक जो होता था हम सिर्फ विदेशों से खरीदते थे। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करके अब एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है और हाईएस्ट अथॉरिटी उस पर नजर रखती है। इस टाइमलाइन के भीतर इसको होना है, मुझे तो पूरा विश्वास है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप चाइना के पास देखें 3,304 कुल जो है लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से करीब 80% एक्टिव हैं। ये अंतरराष्ट्रीय जो डिफेंस एनालिसिस की रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। भारत के पास भी करीब 3,200 जो टोटल फाइटर्स हैं, लेकिन उसमें से आधुनिकतम जो हैं वो हमारे 1000 के आसपास ही आते हैं। और रहा सवाल पाकिस्तान की, तो हालत तो ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। वहां तो आज की तारीख में 150 से ज्यादा कोई फाइटर विमान वहां एक्टिव नहीं है, सब में इधर उधर लैंड कर रहे हैं, वो पड़े हुए हैं, कलपुर्जे नहीं है और उनको उड़ाने के लिए ईंधन नहीं है। तो हम जो इससे टक्कर ले रहे हैं, एक टक्कर नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारी शक्ति को हम बैलेंस करके बता रहे हैं और ये एक डिप्लोमेटिक मैसेज उनको दे रहे हैं वक्त की नज़ाकत और जरूरत के आधार पर ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल डिफेंस सेगमेंट में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपना नजरिया पेश करने के लिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।